हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, मोनोसैकेराइड्स के कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए ग्लिसरैल्डिहाइड को आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड के फॉर्म में सेलेक्ट किया जाता है। और ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करें तो इसके दो एनेंटियोमर्स होते हैं, पहला हो जाएगा D और दूसरा हो जाएगा L। अब डी आइसोमर की बात करें तो इसमें जो OH ग्रुप होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, मींस व्यूअर के राइट साइड में होता है। और L आइसोमर की बात करें तो इसमें OH ग्रुप व्यूअर की लेफ्ट साइड में होता है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड का एक एनेंटियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसको हम प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, और दूसरा एनेंटियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है और इसको हम माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। अब प्लस और माइनस आइसोमर्स की बात करें तो इसमें D कौन सा होगा और L कौन सा होगा, तो केमिस्ट ने इनको भी आर्बिट्रेरी असाइन किया है। मींस केमिस्ट ने क्या किया, जो प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड है उसको D कॉन्फ़िगरेशन असाइन की और माइनस D ग्लिसरैल्डिहाइड को L कॉन्फ़िगरेशन असाइन की। अब यहाँ पर कैपिटल D और कैपिटल L की बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लस और माइनस की बात करें तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है, D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करें तो इसके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में OH ग्रुप व्यूअर की राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है और जो हाइड्रोजन है वो व्यूअर की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और इसी तरह से L माइनस ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करें तो इसमें H व्यूअर की राइट हैंड साइड में और OH ग्रुप व्यूअर की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ऐसी सुगर्स जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है उनके कॉन्फ़िगरेशन को हम ग्लिसरैल्डिहाइड के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मींस इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड के रेफरेंस से हम शुगर की कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और एक होती है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का रेफरेंस यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर D आइसोमर से कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो सारे प्रोडक्ट D सीरीज से बिलोंग करेंगे। इसी तरह से अगर L आइसोमर की केमिकल रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो L सीरीज से बिलोंग करेगा। अब अगर DL और प्लस माइनस की बात करें तो इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। कहने का मतलब है D प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और L की बात करें तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो D माइनस ग्लिसरिक एसिड बनता है, और इसकी रिएक्शन जब इनके साथ करवाते हैं तो D माइनस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए, D ग्लिसरैल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा D सीरीज से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो सकती है। इसी तरह से L प्लस लैक्टिक एसिड की रिएक्शन मिथेनॉल और एसिड के साथ करवाते हैं तो L माइनस मिथाइल लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट L है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी L सीरीज से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है। तो सिंपली हम कह सकते हैं D, L और प्लस माइनस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। अब यहाँ पर जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट्स किए गए हैं उनको 1951 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेसिस पर वैलिड किया गया। मींस डिफरेंट शुगर के लिए एक्सरे एनालिसिस किए गए और उससे जो कॉन्फ़िगरेशंस के रिजल्ट आए वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट्स के सिमिलर आए थे।
अब देखिए किसी भी शुगर के कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम एक नॉन कॉन्फ़िगरेशन का ग्लिसरैल्डिहाइड यूज करते हैं और उसको हम टेट्रोज में किलियानी सिंथेसिस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। अब इस टेट्रोज को ऑक्सीडाइज करके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करके उस टेट्रोज का कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन किया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट शुगर के लिए हम किलियानी सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्डो ट्रायोज की। देखिए एल्डो ट्रायोज में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसमें एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा। अब इसमें टोटल इनैंसियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n। तो यहाँ पर टोटल 2 आइसोमर्स बनेंगे जिसमें एक हो जाएगा D ग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा हो जाएगा L ग्लिसरैल्डिहाइड। अब D में OH ग्रुप राइट साइड में होता है और L में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है। अब बात करते हैं एल्डो टेट्रोज की। तो इसमें टोटल 4 कार्बन्स होते हैं और कायरल सेंटर की बात करें तो इसमें 2 कायरल सेंटर होते हैं। तो टोटल आइसोमर्स यहाँ पर 4 बन जाएंगे जिसमें 2 इनैंसियोमर्स के पेयर बनेंगे और 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो उसमें 2 D बनेंगे और 2 L बनेंगे। अब जो D टेट्रोज हैं उनको हम D ग्लिसरैल्डिहाइड के किलियानी सिंथेसिस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं और जो L टेट्रोज हैं उनको हम L ग्लिसरैल्डिहाइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए ये हो गया D प्लस ग्लिसरैल्डिहाइड। जब इसका किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो ये D माइनस इरिथ्रोज और D माइनस थ्रियोज में कन्वर्ट हो जाता है। किलियानी सिंथेसिस का यूज हम एल्डोज की चेन लेंथनिंग में करते हैं। अब देखिए जब D माइनस इरिथ्रोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मीजो टार्ट्रिक एसिड बनता है। अब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। और D माइनस थ्रियोज की बात करें तो जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो L माइनस टार्ट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस तरह से हम ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स के बेसिस पर D माइनस इरिथ्रोज और D माइनस थ्रियोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली हम L ग्लिसरैल्डिहाइड के किलियानी सिंथेसिस से बाकी के 2 L ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकते हैं और उनको भी हम बनने वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एल्डो पेंटोज की। इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स होते हैं और कायरल कार्बन एटम्स की बात करें तो उनकी संख्या 3 होती है। तो अगर हम टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 8 और 8 में से 4 D सीरीज से बिलोंग करेंगे और 4 L सीरीज से बिलोंग करेंगे। अब इन ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ C2 कार्बन पर ही डिफरेंट होता है और इनको हम ऑक्सीडेशन की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव एसिड का फॉर्मेशन होता है और इनकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अब एल्डो पेंटोज को हम एल्डो टेट्रोज से सिंथेसाइज करेंगे। तो इसके लिए हम D माइनस इरिथ्रोज का जब किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो D माइनस राइबोज और D माइनस अरेबिनोज का फॉर्मेशन होता है। जब D माइनस राइबोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है और D माइनस अरेबिनोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इस तरह से हम ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पर D माइनस राइबोज और D माइनस अरेबिनोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब D माइनस थ्रियोज का जब किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो चेन लेंथ इंक्रीज होगी और D प्लस जाइलोज
और डी माइनस लाइजोक्स का फॉर्मेशन होगा। जब डी प्लस जाइलोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और डी माइनस लाइजोक्स का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पर हम इन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसको हम एल इरिथ्रोज और एल थ्रियोज की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एल्डो हेक्सोज की। तो देखिए एल्डो हेक्सोज में टोटल 6 कार्बन एटम्स होते हैं और कायरल कार्बन एटम्स की बात करें तो इसमें 4 कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या 16 हो जाएगी। अब इसमें से 8 डी होंगे और 8 एल होंगे। अब एल्डो हेक्सोज को हम एल्डो पेंटोज के किलियानी सिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं डी माइनस राइबोज की। जब इसका किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो डी प्लस एलोज और डी प्लस अल्ट्रोज का फॉर्मेशन होता है। अब डी प्लस एलोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और डी प्लस अल्ट्रोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पर हम डी प्लस एलोज और डी प्लस अल्ट्रोज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर डी माइनस अरेबिनोज का जब किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो डी प्लस ग्लूकोज और डी प्लस मैनोज का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो इनसे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम डी प्लस ग्लूकोज और डी प्लस मैनोज को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब डी माइनस जाइलोज का जब किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो डी माइनस गुलोज और डी प्लस आयोडोज का फॉर्मेशन होता है और इनका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम डी माइनस गुलोज और डी प्लस आयोडोज को भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फिर डी माइनस लाइक्सोज की बात करें तो जब इसका किलियानी सिंथेसिस करते हैं तो डी प्लस गैलेक्टोज और डी प्लस टेलोज का फॉर्मेशन होता है। अब डी प्लस गैलेक्टोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। फिर डी प्लस टेलोज का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पर डी प्लस गैलेक्टोज और डी प्लस टेलोज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है हम ग्लूकोज और मैनोज और गुलोज और आयोडोज को ऑक्सीडेशन के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन से जो ऑप्टिकली एक्टिव एसिड्स बनते हैं वो सेम बनते हैं। अब इन शुगर्स के कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए फिशर ने क्या किया, इनके एंड्स को इंटरचेंज कर दिया। देखिए ये हो गया डी ग्लूकोज और ये हो गया डी गुलोज। अब डी गुलोज को अगर हम ऐसे 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो CH2OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा और CHO ग्रुप नीचे आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे कार्बन अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब इन बीच वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो ग्लूकोज के सिमिलर होता है। अब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इस डी गुलोज का भी जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिमिलर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हम कह सकते हैं जब डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो कि डी गुलोज के ऑक्सीडेशन से भी बनता है। अब बात करते हैं डी मैनोज की। तो देखिए डी मैनोज का जब
ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो कि किसी भी एल्डोहेक्सोस के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। देखिए ये हो जाएगा डीमेनोज। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इस एल्डोहेक्सोस की बात करें तो ये भी डीमेनोज के सिमिलर ही होता है, क्योंकि डीमेनोज में ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो जब हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस कंपाउंड के सिमिलर ही होते हैं। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, CH2OH ऊपर आ जाएगा और CHO नीचे आ जाएगा। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिमिलर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं इन सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डीमेनोज के सिमिलर कोई भी दूसरा एल्डोहेक्सोस नहीं होता है, और इसी वजह से जो डीमेनोज का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो किसी दूसरे एल्डोहेक्सोस के ऑक्सीडेशन से नहीं बन सकता। तो इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस पर हम डी ग्लूकोज और डीमेनोज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डी ग्लूकोज और डीमेनोज को डिफरेंशिएट करने के लिए टी प्लस ग्लूकोज का यूज किया गया है। अब जिस तरह से हमने डी ग्लूकोज और डीमेनोज को डिफरेंशिएट किया है उसी तरह से हम डी ग्लूकोज और डी आयोडोज को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब फ्रक्टोज की बात करें तो ये एक तरह का कीटोहेक्सोज होता है और इसके कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑसेजॉन रिएक्शन के बेसिस पर स्टेबलाइज कर सकते हैं। देखिए डी फ्रक्टोज की बात करें तो उससे जो ऑसेजॉन बनता है वो डी ग्लूकोज से बनने वाले ऑसेजॉन के सिमिलर होता है। अब ऑसेजॉन फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ C1 और C2 कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में सिर्फ C1 और C2 कार्बन में ही चेंज होता है, और C3, C4 और C5 कार्बन की बात करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज में सिमिलर होता है।